तो देखिए बच्चों, अब तक अपन ने जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत है वो पढ़ लिया, अपन हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत है वो पढ़ लिया है। और मैंने आपको बता दिया कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अंदर ये बताया गया है कि प्रकाश होता है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग के रूप में संचरित होता है, यानी इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सारी की सारी बातें वो गलत सिद्ध हो गई। न तो प्रकाश की तरंगें अनुदैर्ध्य होती है और न ही यांत्रिक होती है, ठीक है ना। वास्तव में ये अनुप्रस्थ होती है और अयांत्रिक होती है। इन तरंगों को संचरित होने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इस बात को साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है, ठीक है भी। और अब देखो ध्यान से अपन बात करते हैं हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से अपन किस किस की व्याख्या कर सकते हैं। देखो, जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसे किस किस की अपन व्याख्या करते हैं। परावर्तन की व्याख्या कर देते हैं और अपवर्तन की व्याख्या कर देते हैं, बाकी किसी की नहीं। इसके बाद में हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपन परावर्तन की व्याख्या कर ही देते हैं, अपवर्तन की व्याख्या कर देते हैं, और इसके बाद में ये तरंग है तो व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या भी अपन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो इसके बाद में व्यतिकरण की कर सकते हैं, विवर्तन की कर सकते हैं। क्या इसे अपन ध्रुवण की व्याख्या कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हाइगेन का तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति के बारे में बताता है, जबकि हम जानते हैं कि ध्रुवण किसका होता है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इससे अपन परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब की व्याख्या कर सकते हैं। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इससे अपन परावर्तन, अपवर्तन की व्याख्या कर देंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या इसी की जा सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है ना। और इसके बाद में रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इनकी व्याख्या पॉसिबल है। तो ध्यान से देखना, देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, इससे परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव ये प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो ये तो प्रकाश की तरंगीय प्रकृति का समर्थन करता है और ये प्रकाश की कणीय प्रकृति का समर्थन करता है। ये अपनी जगह कंप्लीट है और ये अपनी जगह कंप्लीट है, ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। अगर आपको प्रकाश की समस्त गुणों की व्याख्या करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भी प्रकाश की द्वैत प्रकृति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी प्रकाश की तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति दोनों को आपको एसोसिएट मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और इससे अपन प्रकाश की समस्त गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति ये कहती है कि प्रकाश है वो, ध्यान से देखना, देखो तरंगीय है और प्लस क्या होती है आपके पास में कणीय, दोनों प्रकृति के रूप में पाया जाता है। भी समझ में आ गया ना। यानी प्रकाश की कुछ गुणों की व्याख्या तो इसकी तरंगीय प्रकृति से करते हैं, जैसे ये हो गए व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। और प्रकाश की कुछ गुणों की व्याख्या इसकी कणीय प्रकृति से करते हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि, ठीक है ना। तो प्रकाश की समस्त गुण की व्याख्या करने के लिए अपन तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति इन दोनों को अपन एसोसिएट मानते हैं, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति बोलते हैं, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं भी, ठीक है। तो इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं अपन। तो ये बातें हो गई। तो अभी अपना जो लेक्चर नंबर 8 है इसके अंदर अपन सबसे पहले व्यतिकरण है वो पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग डाल देता हूं मैं, व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण,
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो क्या होता है देवदान से, देखो व्यतिकरण के अंदर आपको कम से कम कितनी तरंगें चाहिए, 2 तरंगें। भाई व्यतिकरण होता क्या है, 2 तरंगों का मिलकर के एक तरंग बना लेना, ठीक है ना। 2 वेव होती है, वो मिलकर के एक रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन करती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास में 2 तरंगें होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों तरंगों का जो आयाम है वो क्या होना चाहिए, समान, या क्या होना चाहिए, लगभग समान। फिर उसके बाद में इन दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए। और इन दोनों तरंगों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और दोनों तरंगों की यदि आवृत्ति समान होगी तो इस स्थिति में दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। और कलांतर अगर नियत रहेगा तो इसको अपन बोलते हैं कला संबद्ध तरंगे, ठीक है ना। यानी जो डेल्टा फाई है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर वो समय पर निर्भर नहीं करता है, यानी कलांतर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। या तो दोनों तरंगों के बीच का कलांतर 0 है या नॉन जीरो है। और नॉन जीरो है तो कलांतर वो उतना ही मेंटेन रहेगा, कलांतर है वो न तो टाइम के साथ में कम होगा और नए कलांतर टाइम के साथ में ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इन तरंगों को अपन बोलते हैं कला संबद्ध तरंगे। समझ में आ गई बात है। तो ध्यान से देखना, देखो व्यतिकरण के लिए आपको कम से कम 2 तरंगे चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए, दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, जिससे दोनों के बीच का कलांतर नियत रहेगा। इस प्रकार की तरंगों को अपन बोलते हैं कला संबद्ध तरंगे, ठीक है ना। यानी जो कलांतर है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तरंग संचरण की दिशा वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। तरंग संचरण की दिशा अगर समान होगी तो ही व्यतिकरण होगा। अभी तो ये व्यतिकरण के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट्स होती है। समझ गए बात को आप। अब देवदान से अगर ऐसा हो गया तो इस स्थिति में जो तीव्रता होती है, कुछ स्थानों पर आपको परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, उन स्थितियों को अपन संपोषी व्यतिकरण की स्थितियां बोलते हैं। और कुछ स्थानों पर जो परिणामी तीव्रता वो न्यूनतम प्राप्त होती है, उन स्थितियों को अपन विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो जो परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता कुछ स्थानों पर अधिकतम और कुछ स्थानों पर आपको प्राप्त होती है मिनिमम। तो अधिकतम प्राप्त होती है उनको अपन बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। और न्यूनतम होती है, इसको अपन बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अब बात सुना भी, विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों पर जो तीव्रता होती है वो क्या होती है भी, औसत तीव्रता से भी कम होती है। और संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर जो तीव्रता होती है वो औसत तीव्रता से भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से कुछ एनर्जी है वो संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है ना। जैसे विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों पर तो ऊर्जा में कमी आ जाती है और संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज है भी। अब देखो ध्यान से, जो विनाशी व्यतिकरण है, जो DI है, वो DI पर तो क्या होती है भाई, जो I होता है वो क्या होता है अभी, I एवरेज से कम होता है। और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उनकी स्थितियों पर जो I है वो क्या होता है बच्चों, I एवरेज से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं I एवरेज। I एवरेज बराबर क्या होता है, ये होता है आपके पास I मिनिमम और प्लस क्या होता है आपके पास I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास I1 प्लस I2 प्राप्त हो जाएगा, जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पास I एवरेज आ गया। अब वास्तव में होता क्या है, हर पॉइंट को पहली तरंग I1 इंटेंसिटी देती है, दूसरी तरंग I2 ऊर्जा देती है, I2 इंटेंसिटी देती है। तो प्रत्येक पॉइंट के पास में इंटेंसिटी होनी चाहिए I1 प्लस I2। बट जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है और वहाँ पे तो क्या होती है इंटेंसिटी ज़्यादा, और जहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो वास्तव में ध्यान से देखना, देखो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशंस होती है, यहाँ से जो एनर्जी होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशंस पर शिफ्ट हो जाती है, यानी ऊर्जा क्या हो जाती है, इसका पुनर्वितरण हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है।
तो ऊर्जा कहां से कहां जाती है बताओ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। तो वास्तव में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर ऊर्जा की हानि नहीं होती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशंस पर संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, जबकि वास्तव में विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से ऊर्जा संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप आपको तीव्रता में मतलब असमान वितरण देखने को मिलता है। ठीक है ना? इस घटना को ही अपन व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इन चीज़ों को आप नोट करें, इसके बाद में इंटरफेरेंस को अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, अपने पास है दो तरंगे मान के चलेगा। एक तो प्रथम तरंग, इसका समीकरण हो जाएगा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस क्या देगा आपके पास है kx, और एक हो जाएगी आपके पास में द्वितीय तरंग, इसको अपन बोलेंगे y2 बराबर, या kx लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अपन बोलेंगे a1 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर क्या देगा आपके पास है a2 साइन ओमेगा टी प्लस क्या देगा आपके पास है फाई हो जाएगा। अब यहां पर अपन देख सकते हैं कि दोनों तरंगों का आयाम कितना हो जाएगा? a1 a2, और a1 a2 है वो लगभग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे a1 या तो बराबर हो जाएगा आपके पास a2, और या आपके पास है जो a1 है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके? a2 के। समझ गए बात को आप? ओमेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? ओमेगा 2 बराबर ओमेगा हो गया। तो इसका मतलब दोनों तरंगे वो क्या हो जाएगी? कला संबद्ध हो जाएगी। दोनों तरंगे हो जाएगी आपकी कला संबद्ध तरंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि पहली वाली तरंग की कला फाई 1 बराबर कितना देगा? ओमेगा टी, और फाई 2 बराबर क्या देगा आपके पास? ओमेगा टी प्लस फाई। तो दोनों के बीच का कलांतर डेल्टा फाई बराबर कितना देगा? ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी। तो डेल्टा फाई बराबर क्या देगा आपके पास है? फाई। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0। इसका मतलब आपके पास में फाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे दोनों को कला संबद्ध तरंगे बोल देंगे। ठीक है भी? और दोनों तरंगों की यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो भी अपन समान मान के चलते हैं। ठीक है? अब देखो ध्यान से, अपन बात करते हैं परिणामी तरंग की बात करते हैं। तो पहली तरंग का आयाम तो कितना देगा आपके पास है? a1। दूसरी तरंग का जो आयाम है वो आपके पास है क्या देगा? a2। और फिर उसके बाद में जो परिणामी आयाम है वो अपन इस प्रकार से इधर की तरफ बना देंगे अपन। ये परिणामी आयाम इस प्रकार से इधर की तरफ बन जाएगा। इसको अपन क्या बोल देंगे? इस प्रकार से बोल देंगे, a बोल देंगे। a1 और a2 इन दोनों के बीच का जो कलांतर है वो आपके पास है क्या देगा? फाई हो जाएगा। क्या देगा? फाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को अपन क्या बोल सकते हैं? इसको मान लो आप क्या बोल देंगे? अपन डेल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डेल। ठीक है ना? तो देखिएगा ध्यान से, देखो अपन जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई का रूट हो देगा। ये तो देगा आपके पास परिणामी आयाम। ठीक है ना? प्रथम तरंग और द्वितीय तरंग इन दोनों के मिलने से आपके पास जो परिणामी तरंग बनती है उस परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा? आपके पास a हो जाएगा। तो a1 a2 और फाई आपको अगर मालूम है तो परिणामी तरंग का आयाम है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? अब सुनो ध्यान से, देखना। देखो, यदि आपके पास में a1 और a2 आपके पास में बराबर है, और किसके बराबर हो जाएगा? आपके पास a0 के बराबर हो जाएगा। ये अपन ने मान लिया। तो इस स्थिति में r बराबर कितना देगा आपके पास? 2a0 cos फाई बाई 2 देगा भी। तो ये भी आपके पास में फॉर्मूला है और ये भी आपके पास में फॉर्मूला है। ठीक है बात? अब सुनो ध्यान से, देखना। देखो, ये तो परिणामी आयाम की बात हो चुकी है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं परिणामी तीव्रता की बात करते हैं। तरंग वाला चैप्टर पढ़ा था आपने 11th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा होगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, या इसको अपन लिख सकते हैं I बराबर क्या देगा आपके पास है? k a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से अपने पास I बराबर क्या देगा आपके पास है? k a स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1a2 cos फाई हो गया। तो यहां से आपके पास आई बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ka1 स्क्वायर, इसको अपन लिख देंगे i1, ka2 स्क्वायर, इसको अपन क्या बोल देंगे अभी, i2, प्लस 2, और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो ka1a2, तो यहां से इस k को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट के इंटू रूट के, और a1 को अपन रूट के अंदर ले लेंगे तो a1 स्क्वायर बन जाएगा, a2 को रूट के अंदर लेंगे तो a2 स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 2 रूट ऑफ i1 i2 इंटू क्या देगा आपके पास है, cos फाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास में परिणामी आयाम, परिणामी आयाम का फॉर्मूला तो आपके पास में ये बन गया, और जो परिणामी तीव्रता है, इस परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आपके पास इस प्रकार से u बन जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं। तो यहाँ पर a1 a2 ये प्रथम तरंग और द्वितीय तरंग के आयाम है, फाई इनके बीच का कलांतर है। i1 i2 क्या हो जाएगी, दोनों तरंगों की तीव्रताएं हो जाएगी, और फाई क्या हो जाएगी, इनके मध्य का कलांतर हो जाएगा। समझ गए। और यहां पर भी अपन देख सकते हैं कि माना i1 बराबर क्या हो जाएगा, i2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास i0, ठीक है ना, ये अपने मान लिया है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अभी ये मैंने यहां पे मान लिया है। तो परिणामी जो तीव्रता आई है वो क्या हो जाएगी आपके पास, 4i0 cos स्क्वायर क्या देगा आपके पास, 5/2 देगा। अभी समझ गई बात को आप? तो ये आपके पास है परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो मैं ये देखता हूं कि मान के चलिएगा दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है वो कितना है, भी माना कलांतर फाई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास है 0, या कितना आपके पास है 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई डॉट 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 8 पाई, या इसको अपन बोलेंगे 2n पाई, ठीक है ना, इतना कलांतर है। समझ गए। अगर कलांतर इतना है तो फाई की ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, कोस फाई बराबर कितना पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो a बराबर क्या देगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, या इसको अपन बोल सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, रूट अगर अपन हटा देंगे तो a1 प्लस a2 बन जाएगा। तो इस स्थिति में आपके पास जो परिणामी आयाम है वो क्या बन जाएगा आपके पास, a1 प्लस a2। तो परिणामी आयाम है वो क्या देगा आपके पास, मैक्सिमम। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं परिणामी तीव्रता की बात करते हैं। तो क्या बन जाएगी भी, कोस फाई को फिर से अपन क्या कर देंगे, 1 फुट कर देंगे। तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा बताओ, i बराबर i1 प्लस i2, i बराबर हो जाएगा i1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास i2 प्लस 2 रूट ऑफ i1 i2, क्या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। और इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी भी आपके पास में क्या हो जाएगी भाई, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो परिणामी आयाम भी अधिकतम और परिणामी तीव्रता भी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। और इस प्रकार के व्यतिकरण को अपन क्या बोलते हैं भाई, संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। समझ में आ गई ना बात है। तो ये वाला जो व्यतिकरण है, इस व्यतिकरण को अपन बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण, ठीक है बात। और इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो भाई सीधी सी बात ये है कि पहली तरंग और दूसरी तरंग दोनों समान कला में कंपन कर रही है, यानी दोनों के मध्य का जो कलांतर है वो या तो 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है या 6 पाई है या 8 पाई है या ऐसा ही कुछ है। तो दोनों तरंगें एड होकर के एक बड़ी तरंग का निर्माण करती है, यानी पहली तरंग का जहाँ पे सरंग होता है दूसरी तरंग का वहीं पे सरंग बनेगा। तो दोनों की सरंग जुड़ करके एक बड़ा सरंग बन जाएगा a1 प्लस a2 का। पहली तरंग का जहाँ पे गर्त है वहाँ पे दूसरी तरंग का भी गर्त होगा। तो दोनों तरंगों की गर्त आपस में मिलकर के एक बड़ा गर्त बन जाएगा, एक बड़ा ट्रफ बन जाएगा, a1 प्लस a2 का बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को अपन क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। यानी तरंगें जुड़ती है और जुड़ करके या एक दूसरे का सपोर्ट करके एक बड़ी तरंग का निर्माण करती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये संपोषी व्यतिकरण मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों, संपोषी व्यतिकरण के बाद में अगला अपन डिस्कस करने जा रहे हैं विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो क्या होता है विनाशी व्यतिकरण के अंदर, जो ध्यान से, यदि दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है फाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा,
5 5 हो जाएगा या सो ऑन। तो इस स्थिति में जो cos फाई है वो कितना देगा आपके पास -1। तो a बराबर क्या देगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई कितना देगा -1। तो बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो इसको अपन बोल सकते हैं a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जाएगा a1 डिफरेंस है, ये आपके पास a2 आ जाएगा अभी। और इस स्थिति में जो परिणामी आयाम है वो क्या देगा मिनिमम हो जाएगा। परिणामी तीव्रता की बात करते हैं, आई बराबर क्या देगा बताओ i1 प्लस क्या देगा आपके पास i2 और प्लस क्या देगा आपके पास 2 रूट ऑफ i1 i2 cos फाई। तो cos फाई कितना देगा आपके पास -1 हो जाएगा। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन लिख सकते हैं रूट i1 माइनस क्या देगा आपके पास रूट i2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो परिणामी तीव्रता वो भी क्या देगी आपके पास मिनिमम हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, देखो यदि दोनों तरंगे एक दूसरे के विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, विपरीत कला में अध्यारोपित होने का मतलब ये होता है कि सरंग है वो गर्त के साथ में या गर्त है वो सरंग के साथ में अध्यारोपित हो रहा है, यानी दोनों तरंगे एक दूसरे का अपोज कर रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है। तो इस स्थिति में परिणामी आयाम भी आपको न्यूनतम प्राप्त होगा, परिणामी तीव्रता भी आपको न्यूनतम प्राप्त होगी। और इस घटना को अपन क्या बोल सकते हैं विनाशी व्यतिकरण बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात है। तो इसको अपन बोल देंगे विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण बोल देंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं औसत तीव्रता की बात करते हैं। तो औसत तीव्रता क्या होती है आपके पास आई एवरेज बराबर आई मिनिमम प्लस क्या देगा आपके पास आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो आई एवरेज बराबर मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 देगा। तो आई मिनिमम कितना देगा आपके पास i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट ऑफ i1 i2 और आई मैक्सिमम क्या होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ऑफ i1 i2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई 2 इंटू i1 प्लस i2 डिवाइडेड बाई 2। तो बराबर क्या देगा आपके पास i1 प्लस i2 देगी, ठीक है ना। ये तो आपके पास औसत तीव्रता होगी भी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो जो आपके पास में संपोषी व्यतिकरण की स्थिति है वहां पर तो जो I है वो I एवरेज से ज्यादा है, और जो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति है वहां पर I है वो क्या हो जाएगा I एवरेज से कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर I बराबर क्या होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ऑफ i1 i2 होता है, और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों पर i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट ऑफ i1 i2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा होती है वो विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित होती है। तो ऊर्जा है वो विनाशी व्यतिकरण से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित होती है, ठीक है ना। यानी न तो ऊर्जा का उत्पादन होता है और नई ऊर्जा का विनाश होता है, जबकि ऊर्जा का पुनर्वितरण जरूर होता है, ठीक है। इस घटना को ही अपन क्या बोलते हैं व्यतिकरण बोलते हैं। यानी यहां पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, यस, ठीक है। अब चलो अपन कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। आपके पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है a स्क्वायर, तो i1 बटे i2 बराबर क्या देगा आपके पास a1 बटे a2 का होल स्क्वायर, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर, इसको अपन क्या बोलेंगे a मैक्सिमम अपॉन क्या देगा आपके पास a मिनिमम का होल स्क्वायर, और a मैक्सिमम क्या देगा आपके पास a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बराबर।
यहां पर आपके पास आई मैक्सिमम बराबर क्या होता है I1 प्लस I2, तो बराबर क्या देगा आपके पास I1, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा अभी। ठीक है, इसके बाद ध्यान से नेक्स्ट अपन ये डिस्कस करते हैं कि जो परिणामी आयाम है, परिणामी आयाम ए बराबर क्या होता है आपके पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का रूट, और यदि आपके पास A1 A2 बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपके पास 2A0 cos फाई बाई 2 देगा। फाई क्या होता है, दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर होता है। वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, फाई की वैल्यू पुट करके परिणामी आयाम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। ठीक है ना, I1 I2 ये पहली और दूसरी तरह की तीव्रता है, और फाई क्या हो जाएगी, दोनों के बीच का कलांतर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो परिणामी तरंग की तीव्रता भी अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। भी समझ गए बात को आप? चलिए, इसके बाद ध्यान से एक होती है आपके पास में व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि। ये क्या होती है भी, या इसको अपन बोलते हैं दृश्यता, विजिबिलिटी बोलते हैं। ये क्या होती है कि कितनी प्रतिशत ऊर्जा विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित होती है। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज, इसको अपन फ्रिंज दृश्यता, विजिबिलिटी बोल सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि, इसको अपन बोल देंगे ऐप बोल देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होती है भाई, ऐप बराबर होता है आपके पास I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम बटे I मैक्सिमम प्लस क्या होता है I मिनिमम इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये अपने को क्या बताता है, ये अपने को ये बताता है कि विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से कितने प्रतिशत ऊर्जा संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर शिफ्ट हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। ठीक है ना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं अभी, व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि बोलते हैं। समझ गई बात को आप? ये चीज है अभी। और जैसे मान लो कि पहली तरंग की तीव्रता कितनी है, पहली तरंग की तीव्रता मान लो 40, दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी है 60, तो पहली की 40, दूसरी की कितने देगी 60, तो टोटल तीव्रता कितने देगी आपके पास 100 हो जाएगी। कितने देगी 100, 100 होगी। ठीक है ना, अब मान के इसलिए 20% इंटेंसिटी है वो शिफ्ट हो रही है, तो विनाशी पे भी 100 थी, संपोषी पे भी 100 थी, विनाशी से 20 है वो इस पे चलेगी, तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी 80, और यहाँ पर कितनी रह जाएगी भाई, यहाँ पर रह जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये होता है व्यतिकरण के अंदर ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है भाई। ठीक है, तो चलिए करें इन चीज़ों को नोट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे, व्यतिकरण पर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बिल्कुल एकदम बेसिक होते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं इसके अंदर। तो देखिएगा, जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, A1 बराबर कितना देगा आपके पास है 3 sin ओमेगा टी, A2 बराबर कितना देगा आपके पास है 4 cos ओमेगा टी। ठीक है ना, सॉरी इसको अपन बोलेंगे Y1 बराबर, ये Y1 है, ये आपके पास Y2 है। तो जो परिणामी तरंग है इसका समीकरण वगैरह अपने को सब कुछ निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका। देखो Y1 बराबर कितना देगा आपके पास 3 sin ओमेगा टी, तो ये आपके पास हो जाएगा 3। Y2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 4 cos ओमेगा टी, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इसको अपन लिख देंगे इस प्रकार से 4, और ये आपके पास हो जाएगा sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 देगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे 4 बोल देंगे। तो ये 3 हो गया, ये आपके पास 4 हो गया।
अब यहाँ पे जो परिणामी आयाम है वो इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा। दोनों के बीच का जो कलांतर है वो कितना हो जाएगा आपके पास है 90। दोनों के बीच का कलांतर हो जाएगा आपके पास है 90। तो ये आपके पास ए हो गया और इस वाले एंगल को अपन क्या बोल देंगे, डेल बोल देंगे। तो ए बराबर क्या देगा आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90 कितना देगा आपके पास है 0। 16 और 9 कितना देगा 25। तो ए बराबर कितना देगा आपके पास 5 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या देगा आपके पास 5 यूनिट। इसके बाद में यहां पर आपके पास 10 डेल बराबर, तो 10 डेल बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो यहां से आपके पास में जो डेल है ये कितना देगा आपके पास 53 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53 डिग्री। जो परिणामी तरंग है इसका समीकरण क्या देगा आपके पास y बराबर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं y बराबर, ये बन जाएगा आपके पास में परिणामी आयाम क्या हो जाएगा 5 और इसके बाद में साइन ओमेगा टी प्लस प्रथम तरंग के साथ में कलांतर कितना हो जाएगा आपके पास 53 डिग्री हो जाएगा। तो y बराबर कितना देगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस से 53। ये परिणामी तरंग बन चुकी है आपके पास में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो अगला क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास में दो समान तरंगे हैं और दोनों समान तरंगे जब व्यतिकरण करती है तो अधिकतम तीव्रता कितनी प्राप्त होती है, मान के चलेगा अधिकतम तीव्रता आपको प्राप्त होती है k, ठीक है ना। तो दो समान आयाम की तरंगे I मैक्सिमम बराबर कितना देगा आपके पास है k। यदि दोनों तरंगों के बीच में जो पथांतर है वो λ/6 है तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन इसका बनाना है अभी आपको। देखो वेव थ्योरी वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको आपने कलांतर और पथांतर के बीच में रिलेशन देखा होगा। एक रिलेशन होता है कि आपके पास में कलांतर बटे 2π बराबर क्या होता है आपके पास पथांतर बटे लेमडा। तो यहां से आपके पास कलांतर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2π बटे लेमडा इंटू पथांतर हो जाएगा। तो 2π बटे लेमडा और पथांतर कितना देगा आपके पास λ/6 हो जाएगा। तो कलांतर कितना देगा आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो लेमडा से लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा π/3 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करनी है, अभी परिणामी तीव्रता निकालनी है। सुनो ध्यान से, समान आयाम की दो तरंगे हैं यानी इन दोनों की जो तीव्रता है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास समान हो जाएगी। तो I मैक्सिमम कब होता है, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में। तो अपन जानते हैं कि I मैक्सिमम बराबर क्या होता है आपके पास 4I0 cos स्क्वायर 5/2 5 कितना देगा आपके पास है 0। तो 0/2 0 आ गया। तो ये आपके पास है कितना देगा 4I0, इसको अपन k बोल देंगे। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं I की बात करते हैं। तो I बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो I बराबर देगा आपके पास I1 प्लस I2। तो I1 कितना देगा आपके पास I0, I2 भी क्या देगा आपके पास I0 प्लस 2 रूट ऑफ I0 क्या देगा आपके पास I0 स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास I1 प्लस I2। ये अपन इस फॉर्मूले से नहीं, सीधा अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये देगा आपके पास 4I0 cos स्क्वायर 5/2 5 कितना देगा आपके पास में π/3। तो यहां पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी π/6 बोल देंगे। अब ध्यान से देखना, देखो π/6 कितना होता है अभी 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है आपके पास √3/2 होता है और √3/2 का स्क्वायर कितना कर देंगे अपन 3/4 कर देंगे। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा आपके पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास 3I0 आ जाएगा। क्या देगा 3I0। अब यहाँ से आपके पास जो I0 है तो I0 बराबर कितना देगा आपके पास है k/4। तो यहाँ से 3 और I0 को अपन क्या बोल देंगे k/4 बोल देंगे। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को आप, ये चीज होगी। चलिए
अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मान के चलेगा संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण है, इन स्थितियों के बीच में 60% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, 60% ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि यदि आपके पास जो F है वो कितना देगा, आपके पास है 60%, तो आपको A1 व A2 का अनुपात याद करके बताना है। अभी करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो ध्यान से, देखो यहां पर जो इंटेंसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी, मान के चलेगा 100, यहां पर भी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 100। अब यहां से 60% है वो उठ करके यहां पे चली जाती है, तो यहां से आपके पास 100 माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास है 60 बराबर कितना हो जाएगी 40, और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास है प्लस का 60 बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास 160 हो जाएगा। अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, आई मिनिमम, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसको अपन बोल देंगे आई मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास मौजूदा से आई मैक्सिमम अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास आई मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 160 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 40 बराबर क्या हो जाएगा 4:1। तो आई मैक्सिमम को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, ए मैक्सिमम, और ए मैक्सिमम को अपन क्या बोलेंगे A1 प्लस A2 अपॉन क्या देगा आपके पास A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ से अगर अपन रूट कर देंगे तो A1 प्लस क्या देगा आपके पास A2 और अपॉन क्या देगा आपके पास A1 माइनस A2, 4 का रेशियो रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2:1 बन जाएगा। इसके बाद में यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू, ये आपके पास 2 + 1 अपॉन 2 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/1 बन जाएगा भाई। तो ये आपके पास दोनों के आयामों का अनुपात हो जाएगा, दोनों की एम्पलीट्यूड्स का रेशियो हो जाएगा भाई। समझ गए बात को आप? तो ध्यान से देखना। देखो इस प्रकार के इक्वेशंस बनते हैं, और जो आपके पास में फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलाज को आपको प्रॉपरली काम में लेना है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो व्यतिकरण है, इस पर जो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उनको फॉर्मूलाज की हेल्प से आप सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद में व्यतिकरण की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से किया जाता है। तो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है YDAC, ठीक है। तो इन चीजों को नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग YDAC। तो होता क्या वास्तव में देवदान से, देखो मैं आपको बता देता हूँ थ्योरेटिकली कि अपन बात करते हैं दो कला संबंध स्रोतों की। अगर अपन दो अलग अलग स्रोत लेते हैं तो ध्यान से देखना, देखो वो कभी भी कला संबंध स्रोत नहीं बन सकते, क्योंकि बेसिकली कोई भी जो प्रकाश स्रोत है वो प्रकाश का उत्सर्जन कैसे करता है कि जैसे इसके अंदर अपन क्या करते हैं भाई, जैसे कोई भी बल्ब है, इस बल्ब का जो तंतु होता है वो कई सारे एटम से मिलकर के बनता है, परमाणु से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। और जैसे इसके अंदर अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस ऊष्मा ऊर्जा को प्राप्त करके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वहां पे हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के अंदर वापस जंप करते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोटॉन्स को उत्सर्जित करते हैं, फोटॉन्स को इमिट करते हैं। और ये जो फोटॉन्स होते हैं वो ध्यान से देखना, देखो इन्हीं से अपने को जो प्रकाश प्राप्त होता है उसी प्रकाश को अपन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है भी। अब देखिएगा ध्यान से कि किसी भी परमाणु में कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, कब जाएगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ पे जाएगा और कहाँ से वापस कहाँ पे आएगा, ये पूरी तरह से यादृच्छिक प्रक्रिया होती है, यानी बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं होती है, ठीक है ना। तो कब कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा ये कोई निश्चित नहीं होता है, पूरी तरह से यादृच्छिक होता है। तो इस कारण से दो अलग अलग जो प्रकाश स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम कला संबंध स्रोत नहीं होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो यदि आपको कला संबंध स्रोत प्राप्त करना है तो आपको एक ही प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और एक ही प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बनाने के लिए अपन आयाम का विभाजन कर सकते हैं और अपन तरंगाग्र का विभाजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आयाम का विभाजन अपन परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा करते हैं और तरंगाग्र का विभाजन YDAC में अपन करते हैं, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, देखो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी कला संबंध होते हैं क्या? नहीं होते हैं।
कला असंबद्ध होते हैं, ठीक है ना, यानी इनके अंदर किसी प्रकार की कला समानता नहीं होती है। तो यहाँ पे सब जगह जो आई होता है वो क्या होता है आपके पास, आई एवरेज के बराबर होते हैं, और बराबर क्या होता है आपके पास, I1 + I2 होता है। और सब जगह जो तीव्रता होती है वो एक समान रूप से वितरित होती है, यानी व्यतिकरण की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर अपन ने एक प्रकाश स्रोत को अपन ने दो प्रकाश स्रोत के अंदर डिवाइड कर दिया, मतलब एक ही प्रकाश स्रोत से अपन ने दो प्रकाश स्रोत प्राप्त कर लिए, तो ये दोनों प्रकाश स्रोत हैं वो क्या होते हैं, कला संबद्ध होते हैं। और इस स्थिति में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर तो आपको जो इंटेंसिटी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी मैक्सिमम, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यहां पर जो इंटेंसिटी है वो क्या देगी आपके पास में, मिनिमम, ठीक है भी। अब देखना है, ऐसा देखो, एक प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत अपन कैसे बना सकते हैं भाई। एक तो होता है आयाम के विभाजन के द्वारा, इसके अंदर अपन अपवर्तन व परावर्तन करवाते हैं। एक होता है, ध्यान से देखना, तो तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, ठीक है ना, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। और तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा है, जैसे मतलब इसका एग्जाम्पल होता है आपके पास YDAC। तो YDAC के अंदर ध्यान से देखना, देखो तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा अपन क्या करते हैं भाई, दो कलासम स्रोत बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा अपन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, देखो ये अपने पास इस प्रकार से कोई पर्दा है, ये आपके पास कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये अपने पास कोई प्रकाश स्रोत है S, और फिर उसके बाद इसके सामने अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई पर्दा रख देते हैं, और इसके अंदर अपन इस प्रकार से छोटा सा एक होल बना देते हैं। तो ये जो होल है यहां से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो ये तो आपके पास इस प्रकार से बन जाएगा, S बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस S के जस्ट सामने क्या देगा आपके पास, पॉइंट O बन जाएगा। O से बराबर दूरी पर यहां पर क्या देगा आपके पास, S1, और इधर की तरफ इस प्रकार से बराबर दूरी पर ये आपके पास हो जाएगा S2। ये आपके पास S1 हो गया, ये आपके पास S2 हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ध्यान से होता क्या है, इस S से इस प्रकार से तरंगाग्र उत्सर्जित होता है, और ये तरंगाग्र है ना सब दिशाओं में इस प्रकार से यूं चलता है। और फिर उसके बाद ये जो तरंगाग्र है ये S1 तथा S2 पर भी आपतित होता है, यहां से इस प्रकार से तरंगाग्र चलता है, ये S1 S2 पर भी आपतित होता है, और ये तरंगाग्र क्या करता है, S1 तथा S2 को भी इल्यूमिनेट करता है, इसको प्रकाशित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो S1 है और ये जो S2 है ये भी नवीन प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, ऐसा बताया था किसने, हाइगेंस ने। इस S से चलने वाला तरंगाग्र S1 S2 प्राप्तित होता है, तो S1 S2 ये भी क्या होता है, नवीन प्रकाश स्रोत की तरह बिहेव करते हैं, और S1 S2 से भी क्या उत्सर्जित होती है भाई, इनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब ध्यान से देखना, देखो ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं, ये द्वितीयक तरंगिकाएं इस प्रकार से यहाँ पे पर्दे के किसी भी पॉइंट पर पहुंचती है, ये इस प्रकार से यहाँ पर पहुंचती है, और इससे चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं वो इस प्रकार से यहाँ पर पहुंचती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में इस प्रकार से यहाँ पर पहुंचती है, तो इस पॉइंट पर पहुंचती है। अब ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं है ये अगर इस पॉइंट पर समान कला में पहुंच रही है तब तो होगा संपोषी व्यतिकरण, और अगर ये द्वितीयक तरंगिकाएं विपरीत कला में पहुंच रही है तो क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। अगर समान कला में पहुंच रहे संपोषी व्यतिकरण तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगी,
दोनों तरंगिकाएं अगर विपरीत कला में पहुंच रही है तो तीव्रता न्यूनतम होगी, यानी यहां पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा भी। समझ गए? तो इस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, ये तो आपके पास में पॉइंट हो जाएगा ओ डैश, और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपके पास में पी हो जाएगा। अब ये आपके पास में जो पी है इसको अपन ओ से मिला देते हैं, तो इस पॉइंट पी की जो कोणीय स्थिति है वो कोणीय स्थिति इसके साथ में कितनी हो जाएगी भी, ये हो जाएगी आपके पास है थीटा। ये जो कोण है ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपके पास है थीटा हो जाएगा। ये कोणीय स्थिति होगी आपके पास में थीटा। समझ गए? तो मैंने आपको क्या बताया से, एस से उत्सर्जित होने वाला तरंगाग्र S1 तथा S2 को प्रकाशित करता है। S1 S2 भी नवीन प्रकाश स्रोत की तरह बिहेव करते हैं, और S1 S2 से उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं पॉइंट P पर पहुंचती है, और बिंदु P पर इनके मध्य कुछ पथांतर होता है, कुछ कलांतर होता है, ठीक है ना। और इस पथांतर या कलांतर की वजह से वहां पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर किसके बीच में अध्यारोपण हो रहा है अभी, एक ही तरंगाग्र के दो अलग अलग बिंदुओं से उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य यहां पर अध्यारोपण हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपके पास P हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपके पास Y हो जाएगी, और O से लेकर के O डैश की जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D हो जाएगी, और फिर उसके बाद S1 से S2 की जो डिस्टेंस है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, स्मॉल d हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नदोदा से इस S1 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका की लंबाई कितनी हो जाएगी S1P, और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास S2P हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पथांतर है, पथांतर कितना हो जाएगा आपके पास S2P माइनस क्या हो जाएगा आपके पास S1P हो जाएगा। अब इस S1 से मैं क्या करता हूँ, S2P पर इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, लंब डालता हूँ, और ये लंब किस बिंदु पर जाकर ये काटता है, बिंदु M पर जाकर के काटता है भी। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ से आपके पास जो S2P है इसको अपन बोलेंगे S2M प्लस क्या हो जाएगा आपके पास MP माइनस क्या हो जाएगा आपके पास S1P हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास S1P और MP दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि इस प्रकार से S1P और MP दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाएंगे। तो जो डेल्टा है वो लगभग कितना हो जाएगा आपके पास S2M के बराबर आ जाएगा अभी। तो डेल्टा कितना हो जाएगा आपके पास S2M के बराबर आ जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा, ये थीटा हो गया, ठीक है। ये अगर 90 है तो ये भी लगभग कितना हो जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा। ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इस वाले ट्राइंगल को भी अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। तो इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए अपन लिखते हैं साइन थीटा। तो त्रिभुज S1 S2M, इस त्रिभुज के लिए बता दो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा आपके पास S2M, और बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपके पास S1 S2। तो S2M को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, डेल्टा, ठीक है ना, और S1 S2 को अपन क्या बोल सकते हैं, D। इसी प्रकार से त्रिभुज O डैश P, इसके लिए बता दो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, तो O डैश P, और बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपके पास O डैश, तो इसको अपन क्या बोलेंगे Y बटे, ये आपके पास में कैपिटल D हो गया, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहाँ से साइन थीटा और टेन थीटा इन दोनों को लगभग अपन बराबर कर सकते हैं, क्योंकि अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, और जो टेन थीटा वो भी थीटा के बराबर होता है। तो अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में जो थीटा है वो अगर क्या अभी वेरी स्मॉल, तो इस स्थिति में साइन थीटा लगभग बराबर हो जाएगा टेन थीटा के, लगभग आपके पास है थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा अपॉन स्मॉल डी, ये आपके पास है वाई अपॉन कैपिटल डी। तो यहां से आपके पास वाई बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा, और ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है, समझ गए। अब यदि आपके पास डेल्टा, डेल्टा के कारण अगर संपोषी व्यतिकरण की स्थिति बन रही है तो इस स्थिति में बिंदु P पर आपको अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, और डेल्टा के कारण अगर आपको विनाशी व्यतिकरण की स्थिति प्राप्त हो रही है तो बिंदु P पर आपको न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से देखो, यदि जो डेल्टा है वो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ 0, या डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, मान लो n लेमडा। तो इस स्थिति में कौन सा व्यतिकरण होगा भाई, संपोषी व्यतिकरण।
और इस स्थिति में आपको तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। तो इस पोजीशन को अपन बोल सकते हैं मैक्सिमा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास उच्चिष्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमा के लिए आपके पास वाई एन बराबर डेल्टा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन ये आपके पास स्मॉल डी हो जाएगा। अभी अब इस फॉर्मूले के अंदर एन बराबर 1 2 3 4 पुट कर दोगे तो आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा मैक्सिमा वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखना ध्यान से देखो, यदि जो डेल्टा है, डेल्टा बराबर कितना देगा आपके पास में तो 2n - 1 लेमडा बाई 2, तो आपके पास में क्या देगा अभी विनाशी व्यतिकरण। इस स्थिति में आपको न्यूनतम तीव्रता प्राप्त हो जाएगी और इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमा। और इसके लिए ध्यान से देखना, तो इस पोजीशन के लिए वाई एन बराबर 2n - 1 लेमडा बाई कितना देगा आपके पास 2 और कैपिटल डी अपॉन क्या देगा आपके पास स्मॉल डी। तो यहां पे इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, वाई एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सीधी सी बात ये है, एस से चलने वाला तरंगाग्र S1 तथा S2 को इल्यूमिनेट करते हैं। S1 S2 एक ही तरंगाग्र के दो पॉइंट हो गए। S1 S2 क्या करते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करते हैं। S1 S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं इस पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर पहुंचती है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं पॉइंट P पर भी पहुंचती है जो कि O डैश से y डिस्टेंस पर है और O डैश के साथ में थीटा कोणीय स्थिति पर मौजूद है ये पॉइंट। तो वहां पर इन दोनों द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर है वो कितना हो जाएगा आपके पास में डेल्टा, और डेल्टा कितना देगा आपके पास में, यहां से अपन डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये आपके पास में डेल्टा बराबर कितना देगा, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी देगा, ठीक है ना। अब डेल्टा बराबर एन लेमडा, तो संपोषी व्यतिकरण होगा। पॉइंट पी पर आपको चमकीला धब्बा प्राप्त होगा, ब्राइट स्पॉट आपको प्राप्त होगा। और अगर आपके पास डेल्टा बराबर 2n - 1 लेमडा बाई 2 है तो इस स्थिति में पॉइंट पी पर विनाशी व्यतिकरण होगा। इस स्थिति में आपको क्या प्राप्त होगा, डार्क स्पॉट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, डार्क स्पॉट। समझ में आ गई ना बातें, ये चीज होगी। तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की जो स्थितियां है ये मैंने आपको बता दी है, तो करें इन चीजों को नोट, बढ़ते अपन आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में देखो अपन ने ये डिस्कस कर लिया है कि y बराबर क्या होता है आपके पास में, y बराबर होता है आपके पास में डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अगर अपन बात करते हैं मैक्सिमा की बात करते हैं, तो मैक्सिमा के केस में आपके पास वाई एन बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा को अपन लिख देंगे एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और अगर अपन बात करें मिनिमा की, तो मिनिमा के केस में वाई एन बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 2n - 1 और इसके बाद लेमडा कैपिटल डी अपॉन ये आपके पास स्मॉल डी बन जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से, एक होती है इसके अंदर फ्रिंज चौड़ाई होती है, फ्रिंज भाई ये इनको अपन बोलते हैं फ्रिंज बोलते हैं। एन बराबर इसके अंदर 1 2 3 4 5 अपन पुट कर देंगे तो पहली दूसरी तीसरी चौथी जो चमकीली फ्रिंज है उनकी स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। और यदि इसके अंदर अपन n बराबर 1 2 3 4 अपन पुट कर देंगे तो इस स्थिति में NV मतलब यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी जो काली फ्रिंज है उनकी स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। दो चमकीली अथवा दो काली फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई इसको अपन बोलते हैं बीटा। तो क्या होती है फ्रिंज चौड़ाई, क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो, तो फ्रिंज चौड़ाई होती है आपके पास है बीटा बराबर क्या होता है आपके पास वाई एन प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास वाई एन। तो अगर इसको अपन सोल्व कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। तो आपके पास जो फ्रिंज चौड़ाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। तो बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल डी। तो लेमडा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, डी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी और स्मॉल डी की वैल्यू अगर कम होगी तो इन सारी की सारी स्थितियों में आपके पास जो बीटा है वो आपको प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से ज़्यादा। समझ में आ गई बात है, ये चीज़ होगी। अब देखना ध्यान से देखो, अपन बात करते हैं वी की और वी आई बी जी वाई ओ आर, वी से लेके आर तक जो लेमडा वो क्या होता है, बढ़ता है। तो आपका जो बीटा वो भी क्या देगा, बढ़ जाएगा।
तो ध्यान से देखना, देखो रेड कलर के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई वो सर्वाधिक होती है, जबकि वॉयलेट कलर के प्रकाश के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या होती है, सबसे कम अपने को प्राप्त होती है भी। ठीक है ना, एक तो ये बात होगी। फिर उसके बाद में ध्यान से अपन जानते हैं कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास है लेमडा। तो बीटा डैश इक्वल टू क्या देगा आपके पास में, बताओ, ये अपने पास हो जाएगा बीटा अपॉन म्यू हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि लेमडा डैश बराबर कितना होता है, लेमडा डैश बराबर होता है आपके पास लेमडा बटे म्यू होता है। मतलब कोई भी प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस स्थिति में उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 1/म्यू गुणा हो जाती है। तो आपकी जो फ्रिंज चौड़ाई वो भी क्या हो जाती है, 1/म्यू गुणा हो जाती है। भी समझ गए बात को आप। इसके बाद में चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एक तो ये होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई है उसकी अपन बात करते हैं। तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई क्या होती है आपके पास में, इसको अपन बोल देंगे ओमेगा। और कोण बराबर क्या होता है आपके पास में, चाप बटे त्रिज्या। तो बीटा बटे क्या देगा आपके पास में, कैपिटल डी देगा। तो बीटा बराबर कितना होता है आपके पास में, लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लेमडा बाई ये आपके पास स्मॉल डी देगा। यानी जो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है वो भी लेमडा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ये डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओमेगा होता है वो डी पे डिपेंड नहीं करता है। अभी समझ में आ गई ना। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई हो जाएगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगली अपन बात करते हैं ध्यान से। एक मैंने आपको बताया था कि अपने पास में होता है फॉर्मूला इस प्रकार से, डेल्टा अपॉन क्या होता है आपके पास स्मॉल डी बराबर क्या होता है आपके पास वाई अपॉन कैपिटल डी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास जो डेल्टा है, इस डेल्टा को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, वाई स्मॉल डी अपॉन क्या देगा आपके पास कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, पथांतर। और पथांतर को अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा बटे ये आपके पास 2 पाई इंटू ये आपके पास कलांतर हो जाएगा। तो यहाँ से इस फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर हो जाएगा आपके पास 2 पाई वाई डी, 2 पाई वाई डी अपॉन क्या देगा आपके पास में, लेमडा इंटू कैपिटल डी हो जाएगा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फाई बोल सकते हैं। ठीक है ना। और आपको अगर जैसे परिणामी तीव्रता की बात करनी है आई बराबर, तो आई बराबर क्या होता है आपके पास 4I0 कोस स्क्वायर 5/2 होता है। तो इसको अपन बोलेंगे 4I0 और फिर उसके बाद कोस स्क्वायर 5/2, फाई अपने पास ये रहा। तो बाई 2 कर देंगे तो क्या देगा आपके पास पाई वाई डी अपॉन क्या देगा आपके पास लेमडा इंटू कैपिटल डी, ये बन जाएगा। अभी समझ में आ गई ना। तो वाई डिस्टेंस पर अगर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो इंटेंसिटी अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए। और इसके बाद में ध्यान से नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि देखो ये कब काम आता है, ये वाला फॉर्मूला ये तब काम आता है कि अगर पूरे के पूरे अपरेटस को, पूरे के पूरे उपकरण को आपने मान के चलिएगा म्यू अपवर्तनांक वाले किसी भी द्रव के अंदर डुबो दिया। ठीक है ना। तो इस स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई वो कितनी हो जाती है, वो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं भाई। ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। कई बार क्या होता है कि कोई भी जो फ्रिंज होती है, इससे कोई भी जो स्लिट है, इस स्लिट के सामने अगर कोई वेवलेंथ है वो मतलब अब्सेंट है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई तरंगदैर्ध्य जो किसी स्लिट के सामने वाले पॉइंट पर, बिल्कुल एकदम जस्ट सामने वाले पॉइंट पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती है, तो क्या होता है। तो ध्यान से देखना, देखो स्लिट के सामने अनुपस्थित तरंगदैर्ध्य, तो ये अपने पास इस प्रकार से पूरा वाई डी का सेटअप मान लो। ये तो अपने पास स्लिट हो जाएगी S1 और ये अपने पास इस प्रकार से स्लिट हो जाएगी S2 और फिर उसके बाद इसके बिल्कुल सामने यहाँ की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो y है, y बराबर कितना देगा आपके पास D/2 देगा। और फिर उसके बाद अपन जानते हैं कि y बराबर कितना होता है आपके पास डेल्टा कैपिटल D अपन क्या होता है आपके पास स्मॉल d होता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं D/2 बराबर डेल्टा कितना लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर अब्सेंट है, इसका मतलब यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 2n-1 और इसके बाद है लेमडा कैपिटल D अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू स्मॉल d बन जाएगा।
तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस 2 से अपन क्या करेंगे, 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास है लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है डी स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास हो जाएगा 2n-1, और फिर उसके बाद में 2n-1 लेमडा, ये आपके पास में लेमडा तो सॉरी अपन ने साइड में कर लिया, ये आपके पास है कैपिटल डी आ देगा। एन की वैल्यू अपन क्या करेंगे, 1 2 3 फुट कर देंगे। तो लेमडा बराबर क्या देगा, एन बराबर 1 फुट कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास है लेमडा डी स्क्वायर, लेमडा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है डी स्क्वायर अपॉन 1 फुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है कैपिटल डी, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास है डी स्क्वायर अपॉन 3d, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास है डी स्क्वायर अपॉन 5d, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास है डी स्क्वायर अपॉन 7d, और इस प्रकार से चलता जाएगा अभी। तो ये जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ है जो किसी भी स्लिट के बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती है, यानी ये जो तरंगदैर्ध्य होती है किसी भी स्लिट के बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर प्राप्त नहीं होती है, समझ गए। और फिर उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ, देखो ध्यान से, कि इंटेंसिटी होती है आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है आपके पास में स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई। अगर दोनों स्लिटों की चौड़ाई बराबर है तो इस स्थिति में I1 I2 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि स्लिटों की चौड़ाई का कुछ अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है ना, कि भाई जैसे मान के चलिएगा स्लिट S1 और S2 इन दोनों की चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा आपके पास 1:2, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में I1/I2 वो भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें YDAC की जो अपन ने आज के लेक्चर में डिस्कस की है। तो बच्चों आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अपना जो लेक्चर नंबर 8 है वो फिनिश होता है, और लेक्चर नंबर 9 पर अपन YDAC की कुछ छोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, फिर उसके बाद में पतली जो फिल्म है उसके द्वारा इंटरफेरेंस है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और किसी भी स्लिट के सामने अगर अपन कांच की पट्टी का रख दें तो इस स्थिति में क्या सीन बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट कर लें, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।